तो आगे देखते हैं इम्पोर्टेड टर्म्स एंड मीनिंग। जिम्मी का मतलब होता है प्रोटेक्टेड पीपल अंडर मुस्लिम रूल। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे कुछ और भी टर्म है, पढ़ लेना। ठीक है, बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। तुगलकनामा बुक लिखी थी एंड अमीर खुसरो ने लिखी थी। एक और बुक लिखी थी तारीख इल अलाई। ठीक है, एंड आशिका, ये इसी अमीर खुसरो ने लिखी थी। गीता गोविंद जयदेव ने लिखी थी। एक और बुक इंपॉर्टेंट है फतवाए जहांदारी, ये बरानी राइटर था, उसने लिखी थी। पद्मावत, इसके बारे में देख चुके हैं, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। तो अब ओवरव्यू देखते हैं, ओवरव्यू ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहले एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काफ़ी पावरफुल था और हाईली सेंट्रलाइज स्टेट था, मतलब ज़्यादातर डिसीजन सुल्तान ही लेता था। ठीक है, तो और एक्चुअली इसका जो एक्सटेंट था, ये तमिलनाडु में मदुराई तक भी ये लोगों ने कुछ एरिया कैप्चर कर लिया था, वहां तक ये लोग पहुंच गए थे। लगभग इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। सुल्तान कंसीडर्ड देमसेल्फ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ। खलीफा का रिप्रेजेंटेटिव अपने को सुल्तान कहता था। खलीफा इस्लामिक वर्ल्ड का हेड माना जाता था, तो उसका अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानता था कैलिफ। कैलिफ का रिप्रेजेंटेटिव सुल्तान अपने आप को मानता था। ऐसा कुछ और चीज़ें देखते हैं। जो ऑफिस ऑफ सुल्तान, ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल संस्था हुआ करती थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। और उसके अलावा इसी के हाथ में मिलिट्री डिपार्टमेंट सब कुछ होता था। और ये लॉ एंड जस्टिस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता था सुल्तान। मतलब सुल्तान अपने में बहुत बड़ी पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत के अंडर। मगर इनकी एक प्रॉब्लम थी, इनके यहाँ कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के पीरियड के समय। इसका क्या मतलब होता है? क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब क्या होता है? किंग की डेथ हो जाएगी, उसके बाद कौन बनेगा नया किंग, ये तय होगा। बट यहाँ पर कोई था नहीं। तुमने देखा क्या होता था कि अभी जब भी कोई वीक रूलर है तो दूसरा वो पावरफुल, उसका मिलिट्री कमांडर कोई भी मौका पाके उसको मार देगा और पावर में आ जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर कैसे काम करती थी। एक नायब की पोस्ट होती थी, ये बहुत पावरफुल पोस्ट होती थी। ये सुल्तान के बाद मतलब काफी बड़ी पोस्ट ये थी। सुल्तान के बाद इसको बहुत सारी पावर हुआ करती थी, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर इसका कंट्रोल हुआ करता था। इस नायब के बाद एक पोस्ट हुआ करती थी वजीर। वजीर का काम होता था, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करता था। उस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवाने बिजारत भी कहते थे। एक और डिपार्टमेंट था मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो इसे दीवाने अरिज भी कहते थे। इसका हेड होता था अरिज मुमालिक। ठीक है, तो इसका काम क्या होता था? नए सोल्जर को रिक्रूट करना, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना, ये सब कुछ इसका काम होता था। नेक्स्ट है दीवाने रसालत। तो इसकी दीवानी रसालत, इसका काम क्या होता था? ये रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड मैटर को देखता था। इसका हेड कौन होता था? चीफ सदर। तो ये क्या करता था, जैसे मॉस्क, कोई नई मॉस्क का कंस्ट्रक्शन होना है, टॉम्ब बननी है, मदरसा बनना है, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करना, पैसे देना, या उनके रिपेयरमेंट मेंटेनेंस के लिए, इन सब के लिए पैसे प्रोवाइड करना, देख रेख रखना, ये सब काम होता था दीवाने रसालत का। नेक्स्ट होता था जो जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था, उसे काजी कहते थे, चीफ काजी। उसके बाद आगे है मुस्लिम पर्सनल लॉ या सरिया। ये सिविल मैटर में जितने भी सिविल केसेस होते थे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ और सरिया के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। जो हिंदूज थे उस समय उनको उनके पर्सनल लॉ से गवर्न किया जाता था। ठीक है, और ये सब सिविल केसेस जो भी आते थे वो गांव की जो पंचायत है वो सब हैंडल किया करती थी। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्रिमिनल लॉ वॉज बेस्ड ऑन। जो क्रिमिनल लॉ था ना उस समय के, वो क्रिमिनल लॉ कैसे तय होते थे? देखो सिविल लॉ में क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए तो पैसे की हेरा फेरी, ये सब सिविल लॉ के अंडर आ जाते हैं। और जो क्रिमिनल लॉ तो वही है, मर्डर हो जाए किसी का, ये सब क्रिमिनल लॉ वगैरह हो जाते हैं। जो क्रिमिनल लॉ होते थे उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सुल्तान बनाता था। सुल्तान के अकॉर्डिंग वो सब कुछ चलता था, जैसा वो रूल बनाएगा। एक और डिपार्टमेंट था जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डेंस, तो पत्राचार वाला, चिट्ठी वगैरह आना जाना ये सब। तो इस डिपार्टमेंट को एक और नाम दिया जाता दीवाने इंसा। तो इसका काम तो हमने देख ही लिया, जो भी जितना भी लेटर वगैरह, जो भी उस समय के मैसेज आएंगे और एक राजा से दूसरे राजा के पास, जो भी वो सब इसी डिपार्टमेंट में देखा जाता था। एक और पोस्ट होती थी वकील, वकील दर। इसका काम क्या होता था? ये कोर्ट में जो भी सुल्तान का कोर्ट था वहां पर सब प्रॉपर डेकोरम बना रहे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, मतलब सब कुछ अच्छे से चलता रहे। अब देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका। देखो जो
पूरा दिल्ली सल्तनत का अंपायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। प्रोविंसेस के हेड कौन होता था? प्रोविंसेस का हेड, प्रोविंसेस का कंट्रोल होता था इक्तादार के अंदर, ठीक है। तो ये सॉरी, हाँ, चलो देखते हैं, ठीक है। द प्रोविंसेस वर कॉल्ड इक्तास, प्रोविंसेस को अच्छा इक्ता भी कहते थे, ठीक है। और इनका जो हेड होता था उसे मुक्तीस या वलिस कहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। द ड्यूटी वॉज मेंटेन्ड, देयर ड्यूटी वॉज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। जो ये पर्सन होता था मुक्ति, इसका काम क्या होता था? जो भी प्रोविंस है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और वहाँ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, ये इसका काम होता था। प्रोविंसेस का फर्दर डिवीजन होता था, उसे सिख, सिख और परगना में डिवीजन होता था। सिख का हेड होता था सिखदार और परगना का हेड होता था अमील, परगना के अंदर। और परगना डिवीजन होता था विलेजेस में, ठीक है। परगना को डिवाइड किया जाता था विलेजेस में। और विलेज का जो हेडमैन होता था उस समय उसे मुकद्दम या चौधरी कहा करते थे, ठीक है। और विलेज का जो अकाउंटेंट होता था उसको कहते थे पटवारी। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा दिल्ली सल्तनत के अंदर इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इकोनॉमी उस समय की कैसी हुआ करती थी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।